हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हमारा मैग्नेटिक्स पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी ले लिया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर है। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ प्रोफाइल पर जाकर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर लेक्चर 2 करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। बट हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने। ठीक है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि इन द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q है, V है, B का कुछ वैल्यू रखा है। इन्होंने बोला Q का वैल्यू 1 ले लो, V का वैल्यू इतना ले लो और F का वैल्यू इतना ले लो। व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर B, तो B का कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको यहाँ पर F की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ V की वैल्यू पुट करनी है, Q की वैल्यू, B की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। B के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कंपेयर करने से पता चल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बताऊंगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो F इक्वल्स टू है Q V क्रॉस B। ठीक है, तो जो फोर्स है वो हमें ऑलरेडी दिया है F -20 एंड 12। ठीक है, तो मैंने इसे सिर्फ कंपोनेंट्स लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसकी Q की वैल्यू 1 है और यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो V की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो हम यहाँ पर प्लग कर देंगे 2 4 6, और B की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है इसे भी हम यहाँ प्लग कर देंगे B नॉट। ठीक है, ये देखो। तो अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ आई, तो ये हो जाएगा 4B नॉट -6B प्लस J 2B नॉट प्लस K 2B -4B आई। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो हम एक काम करते हैं, अब हम हमारे कंपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं। तो 4, तो आइथ कंपोनेंट इसके साथ इसके बराबर हो जाएगा 4B नॉट -6B। ठीक है, फिर इसके बाद है दूसरा -20 इक्वल्स टू 6B -2B नॉट, और अब है हमारा लास्ट वाला 12 इक्वल्स टू 2B -4B। ठीक है, 2B -4B। अब स्टूडेंट्स देखो, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमें सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी -2B, और हमें हमारा जो B का वैल्यू है वो कितना मिल रहा है -6। तो B का वैल्यू 6 है ना। तो मतलब ये हमारा जो है 6 है, वेट। ठीक है, तो ये हमारा जो है 6 है, ये हमारा जो है दैट इज़ ऑल्सो 6, और B नॉट की वैल्यू -6 है ना। B नॉट की कुछ वैल्यू होगी जो हमें नहीं मालूम। हम देख सकते हैं -6 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, C इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप समझ गए कैसे किया गया है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलने वाले हैं बच्चों। देखिए अब आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बच्चों कि ए, वेयर इज द क्वेश्चन, ओके, ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A। तो एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है, उसका लेंथ 12A है एंड रेजिस्टेंस उसका R है। वाइंड अप इज ऐसे सर्कुलर करंट कैरिंग क्वाइल ऑफ द शेप। तो इसे एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में रखा है और दूसरा स्क्वायर के रूप में रखा गया। अब ये पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द क्वाइल
तो इसके इस केस में और इसके इस केस में हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर आपको निकाल कर बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमें जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12A दिया हुआ है ना, 12A दिया हुआ है। तो ट्रायंगल बना लीजिए लाइक दिस। इसे आप मान लीजिए कि ये x है, ये आपका x है और ये आपका क्या है, x है। सपोज दैट दिस x, इसमें ये जो होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये हमारा जो होता है, ठीक है, दिस साइड। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा देख लें। अच्छा, यहाँ पर एक और गेम हो गया है। एक्चुअली में इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है उन्होंने ए ले रखी है। ठीक है, तो कुछ नहीं, अपन को भी ए ही लेना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो यू हैव टू टेक द साइड एज ए। तो इसका जो साइड है ए, ए और ए। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली हमें यहाँ पर जो है 1 सेकेंड, और क्या बोला है, ठीक है ओके। तो बच्चों यहाँ पर ना, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ये हो गया ए डैश। सपोज दैट ए डैश, तो 3A डैश मस्ट भी इक्वल्स टू इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि वायर तो इसी से बनाया गया है। तो ये हम लेंगे 12A के बराबर। तो ए डैश हमारा जो है वो हमारा हो जाएगा 4 ए। ठीक है, तो ये हमारा 4A हो रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है, ठीक है, NIA। अच्छा, यहाँ पर अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें करना है वो ये करना है, ठीक है, कि हमें नंबर ऑफ़ लूप्स भी पता करने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ़ लूप्स कितने हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ लूप्स कैसे निकलेंगे। तो देखिए ओके, अब एक्चुअली में मुझे ना सब कुछ समझ में आ गया है कि क्या चल रहा है, और अब मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, ओके सॉरी, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ था, बट अब ये देखकर समझ में आ गया। देखो, ये जो लेंथ है ना, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लंबी लेंथ है ना, 12A। और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसका एक साइड इतना है। तो इसका पूरा पेरीमीटर देखा जाए तो 3A है, जबकि वायर हमारा कितना है, 12A लंबा है। तो बेसिकली कितने टर्न्स यहाँ पर बनेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने बन सकते हैं। सो इट इज़ 12A माइन अपॉन 3A। तो यहाँ पर 4 टर्न्स बनेंगे। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, देयर विल बी 4 टर्न्स। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के बारे में कुछ बताया है, तो करंट है I। ठीक है, एरिया हम निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमारा हो गया एरिया, ए मतलब लेंथ है, और हाइट हमारा हो जाएगा A sin 60। ठीक है, अब अपन सब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 2IA² √3/2। तो ये हमारा हो जाएगा √3IA²। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल का है। तो हम देख लेते हैं कि ये कहाँ मैच कर रहा है। √3IA²। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी पर है, तो ये वाला हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट। तो ये यहाँ आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों हम लोग चलेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंटा एंटर्स परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर पाथ्स।
तो बच्चों मैंने जब कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मलिस बताए थे तो मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है ना, तो वो वहाँ पर सर्कुलर मोशन करता है और जिसका रेडियस होता है एम वी अपॉन बी क्यू, जिसे आप लिख सकते हैं पी अपॉन बी क्यू। ठीक है, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इट दे हैव सेम मोमेंटा। ठीक है, तो रेशो ऑफ देयर रेडियस वी हैव टू फाइंड, तो आर एच अपॉन आर अल्फ़ा। ठीक है, तो मोमेंटम तो सेम ही है बी, इसका जो चार्ज होता है हाइड्रोजन एटम केस में, ठीक है, वो होता है ई, ठीक है, प्लस ई, और इसके केस में जो होता है अल्फ़ा के केस में 2 ई होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसका बाकी का पार्ट भी आ रहा है, जस्ट वेट फॉर ए वाइल। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉर द पार्टिकल्स इज इक्वल, तो यहाँ पर रेडियस इक्वल है एंड द काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोटॉन की वो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल विल बी, तो अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा। यहाँ पर हमको रेडियस बोल दिया है दोनों का बराबर है, मतलब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू है रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये होता है P अपॉन बी क्यू, बी अपॉन पी अपॉन बी क्यू। तो जो P है, ठीक है, इसमें हमें निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2m। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है दैट इज़ द मास ऑफ द प्रोटॉन, और काइनेटिक एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ये है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, अपॉन मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है। हाँ, इसका चार्ज जो है वो ई है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो मास होता है ये होता है 4p, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको मालूम है ना मोमेंटम में कुछ होता है 2me, वेर इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये हो जाएगा b और यहाँ चार्ज हो जाएगा 2e। अब देखो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कट रही हैं, तो अपन काट देंगे। तो यहाँ पर √2 यहाँ बच रहा है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर बच रहा है, ठीक है, √2 इंटू 2, ठीक है, √e बच रहा है। तो एक काम करते हैं, इतना सारा क्या ही करना, 8e बचेगा अपॉन 2। ठीक है, ओके, सो ये हमारा हो जाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 2 इक्वल्स टू 8e अपॉन 4, 1 1 ज़ा 1 2 था। तो बच्चों ये हमें मिलेगा 1, क्योंकि यहाँ यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो यहाँ पर भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर आएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यू कैन सी इट।
ठीक है। और इस क्वेश्चन में को करते हैं सॉल्व। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला है एक अल्फा पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में ऑफ रेडियस 0.83 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रेडियस इतना है, इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी होगी। तो बच्चों देखो, अगर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है तो हमें मोमेंटम पता होना चाहिए, और मोमेंटम हम पता लगा सकते हैं जो रेडियस होता है सर्कुलर पाथ का, जो मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल रोटेट होता है सर्कुलर ऑर्बिट में होता है तो उसका रेडियस होता है mv/bq। तो ये हो जाएगा p/bq। तो मोमेंटम इक्वल हो जाएगा r/bq। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें तो सबसे पहले मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेडियस 0.83, देखो SI यूनिट्स में सब कन्वर्ट करना होगा, -2। मैग्नेटिक फील्ड है 0.25, जी SI यूनिट होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो मैंने आपको बताया था। जो Q है अल्फ़ा पार्टिकल का वो होता है 2e। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व आप करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। तो यू नीड टू सॉल्व इट। ठीक है। तो मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द पी। अब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है तो आप सिंपली इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, ठीक है, जो भी आपने ऊपर वैल्यू रखी थी 0.8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 0.25 इंटू 1.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2। तो आप इसे पूरा सॉल्व कर लेना, यू शुड गेट 0.01 एंगस्ट्रॉम ऑन सॉल्विंग। ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा और कैसे से निकालना है। देखिए, ए वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन ए सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमारा ये है और इसको हमने ऐसे मोड़ दिया सेमी सर्कुलर शेप में। यहाँ पर द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, तो इसका जो सेंटर है यहाँ पर P, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये हमें पता लगाना है। देखो बच्चों, ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड पता, क्योंकि ये पूरा सर्कुलर है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को मालूम ही होगा कि कोई आर्क है तो उसके सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो μ0/4 पाई I/r थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो इसमें I करंट है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनता है दैट इज़ थीटा, और ये इसका रेडियस r होता है। हम लोग यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो μ0/4 पाई, तो यहाँ पर जो करंट है वो है I, ठीक है, और r इज़ द रेडियस। ये जो है आप देख रहे हैं ये है 2πr/2, मतलब यहाँ पर आएगा πr। तो इन दोनों को कट कर दो, इसको कट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा, शायद मेरे हाथ यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक गलती हो गई है, अब आप भी समझ गए होंगे वो गलती क्या है। एक्चुअली यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करनी थी, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू पाई। तो ये हमारा हो जाएगा μ0I/4r। अब बच्चों इतना सीधा सीधा नहीं है, आपको मैं बता दूं, इसमें
इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो यहाँ पर ये ऐसे जो है करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसा दिया है। तो अगर आप उंगलियों के कर्ल को ऐसा कर रखते हैं, अगर आप उंगलियों के कर्ल को ऐसा रखते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं तो उंगलियों का कर्ल अगर इस तरफ रखते हैं तो जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, से लेट्स B1, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, B1 ऊपर की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पर ऐसा लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये वायर भी तो है, तो इस वायर के कारण यहाँ पर कितना क्रिएट होगा, ठीक है, देखो बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। एक्चुअली इसका सेंटर यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस वायर के कारण हम निकालते हैं, तो वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला अब आप जान लो क्या होता है। सो अगर कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और अगर हमें इस पॉइंट पर पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आपको ये अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको डी मान लो। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4 पाई, और यहाँ होता है I/d, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर भी वही है, और आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना पड़ता है। तो थंब का डायरेक्शन अगर हमारा ये है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स द पेपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये हमको इस इतने वायर के कारण पता लगाना है। ये वायर यहाँ पर इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पता लगाऊँ, ठीक है, तो ये कैसे पता होगा, तो लेट्स कॉल इट, इसके कारण जो आ रहा है दूसरा वाला, उसको हम B2 बोलेंगे। इसके कारण जो आ रहा है लेट्स कॉल इट इज़ B2। तो B2 की जो वैल्यू है वो होगी, ठीक है, थंब का डायरेक्शन अगर आप इस तरफ लेते हो तो आपका इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स द पेपर होगा, ठीक है। B2 विल बी इनवर्ड्स द पेपर। सो ये हो जाएगा μ0/4 पाई I/r, ठीक है, और साइन अल्फ़ा हो जाएगा आपका 0 प्लस साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा μ0I/4 पाई r। इसी तरह से इस तरफ अगर लेंगे तो इस तरफ अगर आप थंब करते हैं तो इसके कारण ये वाला तो नीचे, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इन्वर्ट्स ही होगा। तो B3 जो होगा वो भी इन्वर्ट्स होगा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा I/r, ठीक है, और ये भी इन्वर्ट्स होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें चीज़ें समझनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव और नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो जाएगा हमारा B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा μ0I/4r, ठीक है, माइनस, तो ये दोनों दरअसल बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स μ0I/4 पाई r, ठीक है। अब हमें यहाँ से जो कुछ चीज़ें कॉमन निकल रही हैं उन्हें कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। तो जगह कम है तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि सब कुछ आ जाए। सो μ0I/4r बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 - 2/पाई। तो ये हमारा आंसर होगा, और एंड दिस इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स द
पेपर, क्योंकि पॉजिटिव है सो इट इज़ अपवर्ड्स द पेपर, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। सो सी इज़ गोइंग टू बी अवर राइट आंसर। डी जो है यहाँ लिखा नहीं था, जिससे कि आप नन बोल सकते हो। सो इट इज़ पॉइंटिंग अवे, अप, ठीक है, अप फ्रॉम द पेपर। तो इसका राइट आंसर सी है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बच्चों, ये मैं मानूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है क्लोजली पैक्ड क्वाइल हैविंग 1000 टर्न्स, ठीक है, तो एन की वैल्यू 1000 है, हैज़ एन एवरेज रेडियस, तो ये रेडियस है, ठीक है। द करंट कैरीड बाय 62.8 सेंटीमीटर ऑफ द वायर इज, ठीक है, 1, ठीक है, 1 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। देखो बच्चों, जो कॉइल होती है ना, उससे उसके सेंटर से एक्स दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका रेडियस आर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4π2m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π2, नंबर ऑफ टर्न्स एन और करंट आई, और ये हमारा एरिया हो गया। अब क्योंकि हमें सेंटर पर निकालना है, सो इट्स गोइंग टू बी 0 आर स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। सो म्यू नॉट अपॉन 4π2 इंटू 1000 इंटू आई 1 एम्पियर, रेडियस पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है आर क्यूब आएगा, ठीक है, सॉल्व करने पर। तो ये हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 2, देखो इससे ये 2 टाइम्स चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर जो है करंट आई जो है बचेगा, रेडियस आर नीचे बचेगा, और 1000 जो टर्न्स हैं। अब हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7 होती है। करंट की वैल्यू जो है 1 एम्पियर हमें क्वेश्चन में दे रखी है इन्होंने, ठीक है, 1 एम्पियर इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट। 1000 टर्न्स तो हमने पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है, 2, और रेडियस है 62.8 इंटू 10⁻⁻2। आप इन सभी को सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ टेस्ला आएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द राइट फॉर्मूला एंड यू हैव टू जस्ट अराइव एट द राइट आंसर। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आने वाला है।
क्वेश्चन आपके सामने है। और अब हम इसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ए वायर कैरिंग ए करंट आई along the positive x axis has the length L, ठीक है। इट इज करंट I is traveling along this, ठीक है। इट इज along the positive x डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इतना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो बच्चों जो करंट कैरिंग वायर में जो फोर्स एक्ट करता है वो होता है आई एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। तो आई जो है वो तो ये हो जाएगा, एल जो है सिंस इट इज़ अलोंग द एक्स डायरेक्शन तो ये हो जाएगा एल, ठीक है। बाकी कंपोनेंट्स जीरो हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड है 2 3 -4, ठीक है। चलो वैल्यूज़ रखते हैं, तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। सो आई के तो दोनों कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएंगे प्लस जे, तो इसका हो जाएगा ज़ीरो माइनस माइनस 4L, तो ये हो जाएगा प्लस 4L, ठीक है। प्लस के की वैल्यू हो जाएगी 3L माइनस 0। तो ये हमारे पास आ रहा है, ये तो हमारा करंट है। तो इस करंट को ना हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, और यहाँ पर बच रहा है 4L जे प्लस 3L के, ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पर ना सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड अगर मुझे सिर्फ निकालना है तो ये हो जाएगा आई रूट ओवर 16L स्क्वेयर प्लस 3L स्क्वेयर, सो दैट इज़ गोइंग, सॉरी इट्स गोइंग टू बी 9। तो ये हो जाएगा 5L आई, ठीक है। तो 5Li इज़ योर आंसर, तो सी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। तो बच्चों हमारा लेक्चर जो है लगभग अभी आधे घंटे का तो हो गया है, ठीक है। सो इट्स नॉट वेरी लेंथी करेंटली। Okay, so the question is as follows. ओके, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स। तो दो बहुत ही लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हो गए, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। ए में बोला है जो करंट है वो है 5, इसमें जो करंट है इसको बोला है 10 एम्पियर्स एंड आर एट ए डिस्टेंस, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर्स है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द टू इज सेम, डायरेक्शन सेम है, मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है वो बाय कोइंसिडेंस, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों देखो क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन पे है, जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। तो ए और सी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से पता करना है कि करंट करेक्ट कौन सा है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4I 2I1 I2 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10, और इनके बीच का डिस्टेंस है 0.1। आप बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 10 की पावर -4, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सो डी इज़ द राइट आंसर। बच्चों काफ़ी इजी और सरल क्वेश्चन था, आई होप सो आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग और आगे चलने वाले हैं।
So just wait for a while, the question is loading. ओके ये चैप्टर थोड़ी सा बच्चों बड़ा है, ठीक है। मैग्नेटिक्स वाला जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू कीप पेशेंस। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन, अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। आपको भले ही लग रहा होगा देखकर कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी। बच्चों अगर ये कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वहाँ से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब आई जी जो है वो ज़ीरो है। आई बात समझ बच्चों, इसका मतलब जो है आई जी ज़ीरो है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लूप इसको मान लेते हैं और एक लूप इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है, किस में, लूप वन में, ठीक है, लूप वन में। तो लूप वन में अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों को यूजुअल रूल्स तो पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई 10 वोल्ट्स माइनस करंट एज्यूम करना पड़ेगा, से द करंट इज आई, तो माइनस आई इंटू 400, ठीक है। ओके दीज आर द रूल्स इन अकॉर्डेंस विद द KVL, ठीक है। ओके तो KVL कहता लूप ये कहता है कि जब हम EMF में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और जब करंट की डायरेक्शन और हमारे ट्रांसवर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो वहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR वो नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, अब क्योंकि यहाँ तो कोई करंट पास हो नहीं रहा है तो पूरा करंट जो है वो यहाँ से ही पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -IR एंड दैट्स गोइंग टू बी ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू हमें मिल जाती है 10/400 प्लस R, ठीक है। ओके अब मैं सेकेंड केस में KVL लूप अप्लाई करने वाला हूँ सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाले में देखो क्या है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 2 वोल्ट्स अब यहाँ पर थोड़ी सा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं लूप ऐसे भी ले सकता हूँ और लूप को देखो मैं हमारे एक्चुअली हम जैसा चाहे वैसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल कर रहा हूँ तो -V -2, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा करंट इस तरफ जा रहा है IR, जबकि मेरा ट्रांसवर्स का डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ हो जाएगा +IR, ठीक है, एंड दैट्स गोइंग टू बी ज़ीरो। तो यहाँ पर हमें मिलता है IR = 2, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो I की वैल्यू है यहाँ से उठाकर यहाँ पर प्लग कर देंगे, तो 10/400 प्लस R, तो ये हमारा हो गया 10R 800 प्लस 2R, तो ये हमारा हो जाएगा 8R, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 800, तो R इक्वल टू हो रहा है 100 ohms। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, सो दिस द आंसर। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। सो जस्ट नोट इट डाउन। ये हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट मी चेक हाउ मच टाइम। तो अब 40 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। ओके सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर एम्पियर एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 20 डिवीजन पर वोल्टमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। बच्चों ये थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड है,
ठीक है, मतलब आपको फॉर्मूलेस याद रहेंगे तभी आप कर पाओगे। तो जो करंट सेंसिटिविटी होती है, वो होती है आई एस इक्वल टू होता है एन बी ए अपॉन सी। और दूसरा होता है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी, आई वी, सॉरी वी एस, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वी एस इक्वल टू होता है एन बी ए अपॉन सी आर जी, वेयर आर जी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो आई एस अपॉन आई वी एस इक्वल टू आपका आएगा आर जी। ये फॉर्मूला आप चाहें तो आगे के लिए याद रखना, ठीक है। तो आर जी इक्वल टू हो जाएगा, तो हमें क्या दिया हुआ है, करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू दिया है 5 डिवीज़न पर मिली एम्पियर है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू डिवाइडेड बाय, ठीक है। सो किससे डिवाइड करना है, 20 डिवीज़न। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हो इंटू 1/20, ठीक है। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 250 ohms, ठीक है। सो आई थिंक हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर। आई होप दैट दिस इज़ वेल क्लियर टू यू। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस तो और भी बहुत सारे हैं, बट अब अपन अपने आप को यहाँ पर रोकेंगे। और स्टूडेंट्स बेसिकली मेरा एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग पीजीटी, नीट, फिज़िक्स, ठीक है, आप आईआईटी मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना, ठीक है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तभी आपसे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक अच्छी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए और बढ़िया आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, फॉर्मूलेस रेगुलरली रिवाइज करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।